बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 96 डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस एक तो आपके पास ये 6.2 के हैंडआउट्स हैं और ये हैंडआउट्स आपके एलएमएस के अकॉर्डिंग है। आप अपने एलएमएस में जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपनी फाइल सेक्शन के अंदर से। तो यहाँ ये वाला यहाँ पे कुछ चेंजिंग है, तो जो चेंजिंग होगी वो मैं आपके इन हैंडआउट्स के साथ मैच कर दूंगी ताकि आपके कोई चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि पेपर तो आपके एलएमएस वाले हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये आई थिंक वो किसी स्टूडेंट ने खुद बनाए हुए हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये वाले हैंडआउट्स आप अपने एलएमएस से जाके डाउनलोड कर लें, कैलेंडर अपना जो भी सेक्शन है आपका डाउनलोड फाइल्स वाला, वहाँ से। टॉपिक नंबर 96 है डायमेंशनल एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको डायमेंशन का पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन क्या होता है मतलब आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आपके पास मास, लेंथ, टाइम, हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको कोई भी स्मॉल वैल्यू दे दें। जैसे हम मास को m कह देते हैं तो आपके पास m, उनको डायमेंशन दे दिए। लेंथ को l कह देते हैं, टाइम को t कह देते हैं, तो ये आपके पास डायमेंशन होंगी। और ये जो डायमेंशंस होती हैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ये आपके पास सिंपल हम एक उसको कोई नेम दे देते हैं तो उसको हम कहेंगे डायमेंशन। उसके बाद यूनिट, जैसे आपके पास मैस था तो हम उसको कोई यूनिट दे दें, तो जैसे मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो किसी डायमेंशन को कोई नंबर असाइन कर देना, कोई नंबर दे देना। अब हमारे पास मैस एक डायमेंशन थी तो उसको एक नंबर असाइन कर दिया किलोग्राम, तो वो एक यूनिट हो गया। अब आपके पास टोटल 7 प्राइमरी डायमेंशन होती हैं जिनको फंडामेंटल या बेसिक डायमेंशन भी कहा जाता है। अब इसके अंदर जो 7 प्राइमरी डायमेंशन जो आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 7 डायमेंशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायमेंशन आपने पढ़ा था। मैथ, लाइन, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लाइट, अमाउंट ऑफ मैटर, ये सारे आपके पास क्या है, प्राइमरी डायमेंशंस हैं। और ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछता है कि टोटल कितनी प्राइमरी डायमेंशंस हैं, और डायमेंशन और यूनिट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके अलावा जो नॉन प्राइमरी डायमेंशंस है ना, मतलब इन जो आपके पास सेकेंडरी डायमेंशंस बनती हैं वो किस तरह से बनती हैं, वो इन 7 को मिलाएंगे, 7 प्राइमरी डायमेंशंस की कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपके पास नॉन प्राइमरी डायमेंशंस बन जाएंगी। एंड नेक्स्ट आपके पास जैसे फोर्स की अगर हमने डायमेंशन बतानी है तो फोर्स को हम F से लिखते हैं, और फोर्स किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे बारी बारी, ma के इक्वल होता है। तो मैस को मैंने बताया आपको, हम मैस लिखेंगे। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का स्क्वायर। तो वेलोसिटी एज अ लेंथ ले रहे हैं और टाइम का स्क्वायर t का स्क्वायर। तो मैस के लिए हमने जो डायमेंशन यूज़ की वो m यूज़ की, लेंथ के लिए l और टाइम का स्क्वायर t का स्क्वायर, तो l/t का स्क्वायर हो गया। और अगर आप t स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो m/l/t-2 फोर्स की डायमेंशन ये भी हो सकती है। तो आपको एमसीक्यूज में दोनों तरह से पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है डायमेंशन जो है वो इज द मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट जो है वो नंबर असाइन करना होता है डायमेंशन को। लेंथ डायमेंशन है जैसे मैंने आपको बता दिया, और सेंटीमीटर उसका क्या है, यूनिट है। इसके बाद कुछ डायमेंशन उन्होंने बताई है, जैसे मैस, उसका जो सैम्पल हम यूज़ करते हैं वो m, उसका यूनिट किलोग्राम है। वो इंग्लिश यूनिट्स आपके पास ये एमसीक्यूज में आते हैं, आपके क्विज़ेस में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि मैस का इंग्लिश यूनिट क्या होता है, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है। टेम्परेचर का वो ज़्यादा पूछता है तो टेम्परेचर का याद रखें कि ऐसा यूनिट केल्विन होता है, और इंग्लिश यूनिट जो होता है वो रैंकाइन होता है। ठीक है, रैंकाइन जो भी आप प्रोनाउंस कर लें। करंट जो होता है वो एम्पियर, दोनों सेम होते हैं। लाइट का सेम होता है, मैटर का मोल होता है। इसके अलावा मैस का किलोग्राम है, और फिर उसको पाउंड। मैस जो है वो आपके पास इंग्लिश यूनिट आ जाता है IBM। लेंथ जो होता है वो मीटर होता है, तो अगर आप उसको यूनिट्स इंग्लिश यूनिट्स में देख रहे हैं तो फुट। जैसे अगर आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमारे पास ये इतने फुट है, तो हम उसको एज अ फुट ले लेंगे। फिर टाइम जो होता है वो सेकंड होता है। तो आपने टेम्परेचर का और मैथ्स का यहाँ पे याद रखना है। टेम्परेचर, मैथ्स, लेंथ बाकी आपके पास सेम ही है। टेम्परेचर का वो MCQs में भी पूछता है। तो हम अपना टॉपिक नंबर 96 हमने जो टॉपिक क्लियर किया वो आपके पास 96 था और 97 था। तो अब आपके पास जो यहाँ पे टॉपिक है वो ये 97 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये असल में थोड़ी सी चेंजिंग है जिसकी वजह से ये मुझे दोनों हैंड आउट साथ में ओपन करने पड़े। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास डायमेंशनल होमोजेनिटी एफ बर्नौलीज इक्वेशन। डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होती है? अब होमो से पता चल रहा है ना, सेम, जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब
डिफरेंट, तो होमो मतलब सेम। तो आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन हो, कोई भी हम इक्वेशन लें और अगर हम उसकी डायमेंशन चेक करें तो अगर उनकी डायमेंशन सेम आ जाएंगी तो हम उसको डायमेंशनल होमोजेनिटी कहेंगे। तो हम यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन की चेक करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है? p + 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। तो हम यहाँ पे आपके पास टोटल 4 टर्म्स है, प्रेशर, रो वी स्क्वायर, रो जी जेड और कांस्टेंट इज द 4th टर्म। ये कांस्टेंट की भी डायमेंशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी और चारों की डायमेंशन बतानी है कि वो सेम है, होमोजेनिटी है उनके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबली द मोस्ट वेल नोन इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज द बर्नौलीज इक्वेशन डिस्कस्ड इन चैप्टर 5, जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में 63 से ऑनवर्ड। वन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल फ्लूइड फ्लो। तो ये आपके पास इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल फ्लूइड फ्लो के लिए है। ये आपके पास एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि बर्नौलीज इक्वेशन किसके लिए है, इनकम्प्रेसिबल, इररोटेशनल या स्टीरिया अनस्टीरिया। यहाँ पे वो आपके पास 3 तरह के एमसीक्यूज इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। अब बर्नौलीज इक्वेशन में हमने यहाँ पे 2 चीजें वेरीफाई करनी है कि बताना है कि हर टर्म जो एडिटिव टर्म है, प्रेशर, रो वी स्क्वायर, रो जी जेड कांस्टेंट, हैज द सेम डायमेंशन। और कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी? तो यहाँ पे आपके पास टोटल 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रेशर की डायमेंशन निकालते हैं। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर। तो प्रेशर को फोर्स लिखा, पर यूनिट एरिया लिखा। फोर्स जो होता है एम ए होता है, उसको मजीद ओपन कर लिया, मैस और इंटू लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर, और एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, तो 1/L का स्क्वायर। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसको हमने अलग सेपरेट करके 1/L का स्क्वायर कर लिया। अब आप इसकी कैंसिलेशन कर लें तो इसकी जो डायमेंशन है वो मैस की m, लेंथ से कैंसिल हो जाएगा, एक लेंथ यहाँ पे रह जाएगा, तो LT स्क्वायर। अगर MLT स्क्वायर हमारे पास इसकी क्या आ चुकी है? डायमेंशन आ चुकी है। अब आपके पास 1/2 रो वी स्क्वायर की हमें डायमेंशन पता लगानी है। तो रो वी स्क्वायर 1/2 तो कांस्टेंट है, रो क्या है? यहाँ पे डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस की डायमेंशन m और वॉल्यूम की डायमेंशन L3। लेंथ की टर्म में हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद वॉल्यूम, वी स्क्वायर है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए वेलोसिटी है आपके पास, सॉरी, तो वेलोसिटी के लिए आपके पास लेंथ पर टाइम का, लेंथ पर यूनिट टाइम होता है, तो क्योंकि वी का स्क्वायर है तो लेंथ स्क्वायर टाइम स्क्वायर दोनों का आ चुका है। कैंसिलेशन करेंगे हमारे पास ये इसकी डायमेंशन आ गई। रो जी जेड है, उसी तरह से हमने डेंसिटी की ओपन की, फिर जी एज अ लेंथ लेंगे, जी एज अ एक्सेलरेशन लेंगे। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? वॉल्यूम पर टाइम का स्क्वायर होता है, तो लेंथ पर टाइम का स्क्वायर लिखा, और z एज अ लेंथ लेंगे। z उसकी जो हमारे पास हाइट है, उसकी एलिवेशन के बर्नौलीज इक्वेशन एलिवेशन हाइट के लिए हम यूज़ करते हैं ना, किसी चीज़ की हाइट पता लगाने के लिए। तो हाइट के लिए जो हम टर्म यूज़ करें वो यहाँ पे z यूज़ करते थे, और z के लिए हम जो वैल्यू लिखेंगे वो एज अ लेंथ लेंगे, और कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इन तीनों एडिटिव टर्म्स की डायमेंशन देखी, तो देखें तीनों की सेम आई है, m/T L। तो अब हमारे पास कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आती है? सवाल तो ये उठेगा कि कांस्टेंट की डायमेंशन हम किस तरह से बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन तीनों टर्म्स को क्या करेंगे? सम ऑफ करेंगे। तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट की डायमेंशन है वो m/T² ही आएगी। तो सम ऑफ करने का मतलब है कि हमारे पास इन टोटल की डायमेंशन एक कॉमन टर्म जो है वो m/T² ही है। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी द कांस्टेंट मस्ट हैव द सेम डायमेंशन एज अदर एडिटिव टर्म इन द इक्वेशन। तो आपके पास एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है, डिफरेंट होती है? अगर आपके पास कोई भी एक टर्म, कोई भी इक्वेशन है, कोई और भी इक्वेशन है, और अगर उनमें से कोई एक भी टर्म डिफरेंट आ जाती है ना, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इट वुड इंडिकेट दैट एन एरर वाज मेड समवेयर इन द एनालिसिस। तो आपके पास कहीं ना कहीं पे आपके पास एनालिसिस में क्या है? एरर आ चुका है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास डायमेंशनल होमोजेनिटी का टॉपिक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमें नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन है। नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या होती है। नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन नेम से पता चल रहा है कि अगर हमारे पास ऐसी नॉन डायमेंशनल टर्म इक्वेशन के अंदर कोई भी नॉन डायमेंशनल टर्म, डायमेंशन तो हमें समझ आ गया, नॉन डायमेंशनल टर्म, और उस नॉन डायमेंशनल टर्म की जो ऑर्डर है वो यूनिटी है। यूनिटी का मतलब होता है 1, तो उस इक्वेशन को हम नॉर्मलाइज्ड कहेंगे, ठीक है। और हर नॉन डायमेंशनल टर्म इक्वेशन जो होती है ना, उसके अंदर हर टर्म डायमेंशनलेस होती है। अब हम यहाँ पे आगे एक नॉन डायमेंशनल इक्वेशन लेंगे, उसके बाद हम उसकी नॉर्मलाइज्ड यूनिटी वाली वैल्यू भी लाएंगे, और फिर हम ये भी बताएंगे जो भी नॉन डायमेंशनल इक्वेशन है ना, उसके हर टर्म जो है वो हमारे पास डायमेंशन लेस होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉन डायमेंशनलाइजेशन
पैरामीटर है। ये क्या होता है नॉन डायमेंशनलाइजेशन पैरामीटर? इन द प्रोसेस ऑफ नॉन डायमेंशनलाइजिंग एन इक्वेशन ऑफ मोशन नॉन डायमेंशनलाइज्ड पैरामीटर ऑफन अपीयर मोस्ट ऑफ व्हिच आर नेम्ड। अब आपके पास ये जो पैरामीटर्स हैं ना, ये साइंटिस्ट के नेम पे हैं। कौन से साइंटिस्ट के नेम पे है? जैसे बर्नौलीज इक्वेशन है, रेनॉल्ड्स नंबर है, फ्रॉड्स नंबर है, तो ये सारे हमारे पास नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स हैं। इनको हमने डायमेंशनलाइज बनाना है, तो ये आपके पास डायमेंशनलाइज नॉन डायमेंशनलाइज क्या हो गए? पैरामीटर्स हो गए। अब इस सारे प्रोसेस को इज रेफर्ड बाय सम ऑथर्स। अब देखिए ये जो प्रोसेस आया नॉन डायमेंशनलाइजेशन पैरामीटर्स का, तो जो कुछ ऑथर्स ने इस पर वर्क किया और इसको उन्होंने कह दिया इंस्पेक्शनल एनालिसिस। इंस्पेक्शन क्या होता है? किसी चीज़ का मुआयना करना, इंस्पेक्शन करना, निगरानी करना। तो आप इन सारे प्रोसेस को उसने क्या कह दिया? इंस्पेक्शनल एनालिसिस कह दिया। द नेक्स्ट वन टॉपिक इज 101। अब आपने हमारे पास ये बर्नौलीज इक्वेशन को हमने नॉन डायमेंशनलाइज बना दिया। पहले हमारे पास डायमेंशनलाइज थी और फिर हमने उसकी होमोजेनिटी चेक की, अब हमने इसको नॉन डायमेंशनलाइज बनाया। नॉन डायमेंशनलाइज किस तरह से बनाया है? नॉन डायमेंशनलाइज्ड बर्नौलीज इक्वेशन की जो फॉर्म किस तरह से बनी हमारे पास, हमने उसकी हर टर्म को p इंफिनिटी से डिवाइड कर दिया और अब जब वो एक नॉन डायमेंशनलाइज्ड टर्म बन गई। अब जब हर टर्म p इंफिनिटी से डिवाइड हो गई तो उसका ऑर्डर यूनिटी हो गया, और जब उसका ऑर्डर यूनिटी हो गया तो हमने कहा कि जब ऑर्डर यूनिटी होगा तो वो क्या होगी? नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन होगी। तो हमारे पास एक इक्वेशन नॉर्मलाइज्ड बन गई। अब नॉन डायमेंशनलाइज्ड ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाय ईच dt term by pressure divided by pressure. Here we use p infinity and each resulting term is dimensionless. अब आपके पास हर dt टर्म नॉर्मलाइज्ड हो गई है। हर अब जब हमने ये भी लाइन पढ़ी कि जब जो नॉन डायमेंशनलाइज्ड इक्वेशन होती है उसकी हर टर्म क्या होती है? डायमेंशनलेस हो जाती है। तो हमारे पास ये सारी टर्म्स क्या हो गई हैं? यहाँ पे डायमेंशनलेस हो गई हैं और इन सब की डायमेंशन यहाँ पे क्या हो गई है? यूनिटी हो गई है और वो क्या कहलाएगी? फिर नॉर्मलाइज्ड कहलाएगी। तो अभी हमने इन सारी टर्म्स को डिवाइड कर लिया और हमारे पास क्या आ गया है? एक नॉन डायमेंशनलाइज्ड इक्वेशन बन गई है। तो आपसे यहाँ पे पेपर में पूछ सकते हैं कि इसकी नॉन डायमेंशनलाइज्ड फॉर्म बताएं, लेकिन जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफा आएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। इसके बाद है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन को तो मैं आपको कहती हूँ कि आप इसको अपने फिंगर टिप्स पे रख लें कि आपको पेपर में आएगी ही आएगी। वो आपको यहाँ पे कि दोनों इक्वेशंस देगा और कहेगा कि आप हमें इसकी सॉल्व करके बताएं नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस टर्म को सबसे पहले तो फाइंड आउट करते हैं। d² z/dt², ये इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है, इसका डायमेंशनल रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर तो ये आपको वो डायरेक्ट बता देते हैं, आप बस ये दो इक्वेशंस गिवन है और वो कहेंगे कि इसको नॉन डायमेंशनलाइज करें, तो हमें इसको इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर करना पड़ेगा, नेक्स्ट मेथड लगा के उसको नॉन डायमेंशनल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये डायमेंशनल रिजल्ट फाइंड आउट करना है, मतलब अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो वो थोड़ी सी इंटीग्रेशन देखिए फिर हम इसकी नॉन डायमेंशनल टर्म की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इंटीग्रेट किया। सबसे पहले तो d² z/dt² माइनस g के इक्वल है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dz/dt रह जाएगा, माइनस t के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो माइनस gt और एक कांस्टेंट की टर्म आएगी c1। अब ये जो dz/dt है इसको हम z ऑफ t कह सकते हैं, मतलब z का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे? t के रिस्पेक्ट से, तो z ऑफ t कह दिया और ये हमारे पास माइनस gt प्लस c1 के इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास एक टर्म लिखी थी, अगर w इज अ कंपोनेंट। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया क्योंकि आपके पास यहाँ पे डायग्राम ड्रानी है इन हैंडआउट्स के अंदर, तो आपको काफी यहाँ से मुश्किल होगी। लेकिन जो ओरिजिनल हैंडआउट्स हैं आपके LMS के थ्रू जो है वहाँ पे ये डायग्राम ड्रा है। तो ये देखिए इसके अंदर उन्होंने बता दिया कि जब ऑब्जेक्ट वैक्यूम के अंदर फॉल हो रहा है तो W को हम लेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब इन z डायरेक्शन, तो ये वाली उसकी z, इसको z डायरेक्शन कह रहे हैं, तो W एज अ वेलोसिटी कंपोनेंट लिया जा रहा है। उसके बाद G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, नेगेटिव z डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर W z का कंपोनेंट है, मतलब W उसकी वेलोसिटी है z डायरेक्शन के अंदर, तो अब हमने इसका C1 जो फाइंड आउट करना है, ये कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। इस कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका t कंपोनेंट 0 कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो जब t कंपोनेंट 0 करेंगे तो z ऑफ 0 आएगा, माइनस g इंटू 0 प्लस कॉन्स्टेंट 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा c1 आएगा वो w0 आएगा। क्यों z ऑफ 0 आया? तो आप इस z ऑफ 0 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे z0। इसका मतलब है कि हमारा ये जो z0 है वो किसके इक्वल हो गया? क्योंकि w एज अ कंपोनेंट ऑफ z है तो हम z0 एज अ कंपोनेंट ऑफ w0 लिख सकते हैं। तो हमने इस z ऑफ 0 की जगह पे क्या लिख दिया? w0 लिख दिया। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट 1 की वैल्यू आ गई। अभी प्रोसीजर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी हमने इसको एक दफा इंटीग्रेट किया।
अब इस टर्म को दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे और इसका z फाइंड आउट करेंगे। जब z फाइंड आउट करेंगे तो z एज इट यहाँ पे z रह जाएगा माइनस g, t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट 1, c1 के ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो c1 ऑफ t आ जाएगा और एक और कांस्टेंट हमारे पास टर्म ऐड होगी जिसको हमने c2 कह दिया, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। उसी तरह से हम c2 फाइंड आउट करने के लिए कुछ वैल्यूज को पुट करेंगे t0 और z0। तो जब z0 पुट किया और t0 पुट किया तो कांस्टेंट c2 का जो आंसर आया वो z0 आ गया। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है, ये इक्वेशन है, इसके अंदर c1 और c2 की वैल्यू पुट करते हैं, z इज इक्वल टू माइनस gt स्क्वायर बाई 2, c1 की वैल्यू आपके पास w0 आई, w0 t, और c2 की वैल्यू z0 आई तो z0 वैल्यू पुट कर दी। तो ये जो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट फॉर्म लिख दी है, ये यही है z0 w0 t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो ये इसकी डायमेंशनल रिजल्ट आ गया। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो मैं आपको 103 की तरफ लेकर चलूंगी, मॉड्यूल टॉपिक नंबर 103, क्योंकि ये इससे रिलेट करता है। तो आपके पेपर के अंदर ये दोनों इक्वेशंस गिवन होंगी और इन इक्वेशंस की रिस्पेक्ट से वो कहेंगे कि इसकी नॉन डायमेंशनल टर्म फाइंड आउट करें, तो आपको उसके बाद ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसको फाइंड आउट करने का यहाँ पे पूरा प्रोसीजर मेंशन है। आपके हैंडआउट्स में ये भी मिस्टेक है, ये जो आपके 642 हैंडआउट 75 ऑनवर्ड है, इनके अंदर देखें ये टॉपिक नंबर 103 लिखा हुआ है, लेकिन जो आपके हैंडआउट्स LMS के थ्रू डाउनलोडेड है यहाँ पे ये टॉपिक नंबर 101 है। तो ये काफी आगे पीछे भी हैं, कुछ एक दो टॉपिक ऐसे भी हैं जो यहाँ पे ऐड ही नहीं है, तो आप वो वाले हैंडआउट्स LMS के थ्रू डाउनलोड करके वो वाले रीड आउट करें। अब ये चीजें बिल्कुल सेम है, 101 हमने इसको रीड आउट किया। यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं ये आपके पास 102 मॉड्यूल में है, वो हम इसको बाद में देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे डायमेंशनल रिजल्ट आ गया एंड देन अब हमने इन वैल्यूज को चेंज करना है, तो ये प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये 103 टॉपिक है आपका, जो कि यहाँ पे अब 103 ही है, ओके। अब हमने इसकी नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 करनी है। टू नॉन डायमेंशनलाइज एन इक्वेशन वी नीड टू सेलेक्ट स्केलिंग पैरामीटर बेस्ड ऑन प्राइमरी डायमेंशन कंटेन्ड इन ओरिजिनल इक्वेशन। अब हमने इसको नॉन डायमेंशनल बनाना है, तो इसके लिए हमें स्केलिंग पैरामीटर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। स्केलिंग पैरामीटर्स हम प्राइमरी डायमेंशन से लेते थे, 7 प्राइमरी डायमेंशन से, जो कि ओरिजिनल इक्वेशंस की बेस पे ही हमने उसको लेना होता है। मतलब अगर हम z उसका वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं तो हमारे पास डिस्टेंस है, मतलब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ बता रहा है, वो ये चीज इसकी लेंथ बता रहा है, तो z एज अ कंपोनेंट ऑफ l लेंगे, उसके बाद टाइम एज अ कंपोनेंट ऑफ t ही लेंगे, फिर z0 p उसकी लेंथ लेंगे, w0 जो है वो उसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम या यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस एज लेंथ कंपोनेंट एंड टाइम एज t लिखा, उसकी डायमेंशन फॉर्म लिख दी। और g एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर टाइम का स्केयर। यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी को ले रहे हैं तो यहाँ पे अगेन वेलोसिटी का डेरिवेटिव हो तो एक्सेलरेशन बनता है, तो वेलोसिटी पर टाइम का स्क्वायर आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको कह रहे हैं यहाँ पे, तो l/t का स्क्वायर इसकी डायमेंशन आ गई। अब आपके पास ये जो लास्ट टाइम इक्वेशन आई है d²z/dt² इक्वल टू माइनस g, इसके अंदर हमने इसको नॉन डायमेंशनल बनाना है, इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन थी d²z/dt², इसके अंदर हमें z और t की वैल्यू चाहिए, तो z और t की वैल्यू के लिए हम कुछ वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, उससे वो वेरिएबल्स जो है वो ये हैं, z स्टार इज इक्वल टू z/z0, और ये जो t कंपोनेंट है इसके लिए वेरिएबल सेलेक्ट किया है t स्टार इज इक्वल टू w0 t ओवर z0। इधर से आप z की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, इधर से आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। z क्या आएगा, z स्टार z0 आएगा, तो z के रिप्लेसमेंट में हमने z0 z स्टार पुट कर दिया। फिर t क्या आएगा, t स्टार z0 ओवर w0, तो ये जब आप t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी t स्टार z0, और ये आपके पास t स्टार z0 ओवर w0, और यहाँ पे t का स्क्वायर था तो होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब ये w0 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके यहाँ पे d² z स्टार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, d² ऑफ z स्टार टर्म बन जाएगी, और ये जो एक z0 है इस नीचे वाले एक z0 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ एक z0 रिमेनिंग आएगा, वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। w0 ऑलरेडी ऊपर शिफ्ट हो चुका है, w0 का स्क्वायर, और आपके पास ये t स्टार वाला कंपोनेंट रह गया, तो d² z स्टार बाई dt स्टार स्क्वायर इक्वल टू माइनस g आ गया। अब हम इस माइनस g को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस g इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस टर्म इधर ही रहने देंगे, g z0 हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे g तो इधर चला गया, तो यहाँ पे एक टर्म 1 रह जाएगी, -1 रह गया। अब आपके पास ये जो इक्वेशन की फॉर्म बनी है, इससे है हम फ्रॉड नंबर की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। और जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को नॉन डायमेंशनलाइज किया तो हमारे पास एक और नॉन डायमेंशनल टर्म एग्जिस्ट आई, जिसको हमने फ्रॉड नंबर कहा। अब देखें ये टर्म किस तरह से बनी, ये जो d² z स्टार बाई dt स्टार स्क्वायर है, इसको हम एज अ फ्रॉड नंबर fr लिखते हैं, और ये टर्म्स इक्वल आ जाएंगी। देखें
अगर हम यहाँ पे इसका अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो टर्म बनेगी वो डब्ल्यू नॉट का स्क्वायर ओवर जी जेड नॉट बनेगी। और जब आपके पास दोनों तरफ स्क्वायर है, डी स्क्वायर है जेड बाई डी टी स्क्वायर, आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू नॉट का स्क्वायर था तो आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और जी जेड नॉट था तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास ये फ्रॉड नंबर की इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से हमने इसको जब नॉन डायमेंशनलाइज किया तो हमारे पास एक फ्रॉड नंबर की इक्वेशन आई है, जो कि यहाँ पे भी उन्होंने यही बातें एक्सप्लेन की हुई है कुछ, ठीक है। तो यहाँ तक आपका फ्रॉड नंबर, हमने इसको नॉन डायमेंशनलाइज किया तो ये बना। इसके बाद अभी ये इक्वेशन है मोशन है, इसको हमने मजीद जब हमने नॉन डायमेंशनलाइज इक्वेशन ऑफ मोशन को किया तो हमारे पास जो डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर है वो इस टर्म की इक्वल आया। मतलब ये फ्रॉड नंबर डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू फ्रॉड नंबर इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ओवर जी स्क्वायर रूट ऑफ जी जेड नॉट है। तो अब हम क्या करेंगे, इन टर्म को डी स्क्वायर जेड स्टार बाई डी टी स्क्वायर हम कहते हैं कि वो -1 ओवर फ्रॉड नंबर का स्क्वायर है। किस तरह से कि अगर हम इन टर्म्स को डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस नेगेटिव वाला जो साइन है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये सारी टर्म को हम फ्रॉड नंबर कह रहे हैं। जब आपके पास ये टर्म इधर जी जेड नॉट आएगी और ये हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लगाती हूँ। ये टर्म डब्ल्यू नॉट स्क्वायर जब मैंने इसको रीअरेंज किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था। फिर डी स्क्वायर जेड स्टार बाई डी टी स्टार स्क्वायर इस टर्म के इक्वल आया। फिर हमने मजीद क्या किया, ये टर्म डी स्क्वायर जेड स्टार बाई डी इस टर्म को हमने फ्रॉड नंबर कहा। अब ये फ्रॉड नंबर इस टर्म के इक्वल है। अब हमने कहा कि जो डी स्क्वायर जेड स्टार बाई डी टी स्क्वायर की इसके इक्वल है फ्रॉड नंबर माइनस एफ आर के इक्वल है, ठीक है। अब माइनस एफ आर के इक्वल है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो वो -1 ओवर एफ ये डब्ल्यू नॉट स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके थोड़ा सा देखें तो आपके पास ये -1 ओवर फ्रॉड नंबर का स्क्वायर बनेगा। इसका रिवर्स कर लेंगे तो इसलिए फ्रॉड -1 ओवर फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं, फ्रॉड, प्रोनाउंस, फ्रॉड, हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट या कुछ और मैथमेटिशियन जो है इसको किसी और तरह भी प्रोनाउंस करते होंगे, आपको जैसे बेटर लगता है करें। फ्रॉड नंबर आल्सो अपीयर एज ए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर इन फ्री सरफेस फ्लो। अब उसने कह दिया कि जो फ्रॉड नंबर है वो अपीयर होता है नॉन डायमेंशनल पैरामीटर के तौर पे। कहाँ पे अपीयर होता है, फ्री सरफेस में। आपका एमसीक्यूज आ सकता है एंड कैन बी थॉट एज ए रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स। अब आपके पास एक और बात कि हमारे पास एमसीक्यूज में ये टर्म्स आती हैं कि फ्रॉड नंबर क्या है। तो फ्रॉड नंबर रेशियो होती है इनर्शियल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इनर्शियल फोर्स, ये वाली टर्म इनर्शियल फोर्स और ये वाली टर्म को वो ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा है, तो इन दोनों की रेशियो को हम फ्रॉड नंबर कहते हैं। इसके बाद आपके पास अभी रेशियोज आएंगी, रेनॉल्ड्स नंबर की, फ्रॉड नंबर की, मैक नंबर की, इस तरह की रेशियोज भी आएंगी और ये फार्मूलाज वाली भी। तो ये दोनों एमसीक्यूज में आती हैं। फ्रॉड नंबर इज डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ द पैरामीटर शोन इन इक्वेशन 7-8। सब्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वेशन 7-8 इनटू इक्वेशन 7-7। जब आप इस फ्रॉड नंबर 7-8 की इक्वेशन को इस अबव इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस फ्रॉड नंबर की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये -1 ओवर ये टर्म बन जाएगी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की। इन डायमेंशनलेस फॉर्म ओनली वन पैरामीटर रिमेन्स, नेमली द फ्रॉड नंबर। जब हमने इसको नॉन डायमेंशनलाइज किया तो आपके पास सिर्फ एक पैरामीटर रिमेन बचता है और उस पैरामीटर को हमने फ्रॉड नंबर का नाम दे दिया। और हमारे पास ये जो इक्वेशन 2 दफ़ा इंटीग्रेट करने से फिर हमने इसके ऊपर कंडीशंस लगाई। कंडीशंस क्या लगाई, जेड और टी की वैल्यूज को पुट किया, जेड स्टार टी स्टार की टर्म्स में हम उसको लेकर आए, नॉन डायमेंशनलाइज इक्वेशन को किया। उसके बाद हमारे पास जो उसकी लेंथ, उसकी हाइट जेड स्टार, जो हमारे पास एक न्यू उसकी हाइट आई और उससे हमारे पास एक और फंक्शन टाइम का आया जिसको हमने टी स्टार कहा। और उसको अगेन हमने जब इसके ऊपर इस वाली इक्वेशन को ही अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक और नॉन डायमेंशनल रिजल्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ जेड स्टार, इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ जेड, जो उसकी लेंथ थी या जो उसका डिस्टेंस था, वर्टिकल डिस्टेंस था, और उसको इंटीग्रेट करने से ये वाली टर्म आती है। अब ये वाली टर्म किस तरह से आती है ये वाली एक्सप्लेन कर देती हैं और देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर -1 ओवर फ्रॉड नंबर के स्क्वायर की इक्वल आया। इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो डी जेड स्टार बाई डी टी स्टार, यहाँ पे आपके पास ओके इंटीग्रेट करने से डी जेड स्टार बाई डी टी स्टार रह जाएगा, स्क्वायर है तो आपके पास एक डी जेड बाई डी टी रह जाएगा ना जब आप इंटीग्रेट करेंगे। तो अब -1 ओवर फ्रॉड नंबर का स्क्वायर टी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टी स्टार की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो -टी स्टार ओवर फ्रॉड नंबर का स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस कांस्टेंट की टर्म आएगी C1। अब आप इसको अगेन इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास टर्म क्या बनती है, जेड स्टार ऑफ टी स्टार, मतलब जेड स्टार का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार। आप इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो
फ्रॉड नंबर तो एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, तो टी स्टार की इंटीग्रेशन माइनस टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। फ्रॉड नंबर स्क्वायर एज इट इज कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो C1 अब टी स्टार आ जाएगा, और एक और कांस्टेंट अगेन इंटीग्रेशन सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करते हुए आएगा C2, वो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया। अब हम C1 और C2 को 1 पुट कर लेंगे एज वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, तो माइनस टी स्टार का स्क्वायर और 2 फ्रॉड नंबर का स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू पुट की तो टी स्टार रह गया, C2 की वैल्यू पुट की तो 1। तो यही वाली इक्वेशन यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है 1 प्लस टी स्टार माइनस 1/2 फ्रॉड नंबर का स्क्वायर टी स्टार का स्क्वायर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई। तो आप इसको साथ साथ नोट कर लें, ये जस्ट पिक्चर्स हैं, ये मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो जितना ये साथ साथ एक्सप्लेन किया है ये आप लोग साथ साथ नोट कर लें।